गुड आफ्टरनून एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 4 अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एमसीक्यू के थ्रू। आज हम द हिंदू और पीआईबी के जो एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और यहाँ पर जो टॉपिक्स है वो मैं आपको जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ। जो जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज के हमारे टॉपिक्स जो रहेंगे उसमें शुरुआत करेंगे हम सीक्रेट पोर्टल के बारे में, स्पेसक्राफ्ट डिजाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल पीएम पोषण एनएफआरए को डिस्कस करेंगे, डीजी सक्षम प्रोग्राम क्या है इसके बारे में जानेंगे, एलडीसी रिपोर्ट एक आई है उसके बारे में डिस्कस करते हुए परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फायर क्रैकर्स को लेकर आजकल काफी न्यूज आ रही है उसको लेकर भी डिस्कशन करने वाले हैं, और फाइनली यहाँ पर ग्लेशियर को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है। सो ऑल इंडिया फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को जानने के लिए, खासतौर पे जो लोग 2021-22 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उसके थ्रू ऑल इंडिया फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को भी जान सकते हैं। फेस्ट 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। दिस कोड विल फेच यू 50% डिस्काउंट ऑन मेनी ऑफ द सीरीज। exam.netmock.com पे जाकर आप उन सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से यहाँ पर चलते हैं टारगेट सेटिंग के ऊपर, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको करनी है वो यही है कि आप कितना स्कोर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की है, बट आप चाहें तो कितना मर्जी स्कोर अपने हिसाब से सेट करिए और फिर उसे अचीव करने की भी कोशिश करिएगा। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सीक्रेट पोर्टल। सीक्रेट पोर्टल को लेकर पूछा गया है, बताएं ये रिसेंटली न्यूज में था, किस चीज को लेकर न्यूज में था, किस एरिया को लेकर ये रिलेट करता है। मैंने 10 सेकंड का टाइम आपका शुरू कर दिया है। क्या ये पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन को लेकर इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द, या फिर किसी दूसरे रीजन की वजह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिया है, आयुष दिया है, और नन ऑफ द अबव यहाँ पर दिया गया है। देखिए रिसेंटली जो सीक्रेट पोर्टल है इसे शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो मंत्रालय का नाम आपको पता होना चाहिए। और जो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है इन्होंने लॉन्च किया है सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट। सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए है ये, और जो ओल्डर पर्सन है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने को लेकर है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है सीक्रेट पोर्टल ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जो अभी हमने 2 दिन पहले ऑब्जर्व किया था। और यहाँ पर जो भी सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल से आयु के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करी जाएंगी। और इसके लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिकी, एसोचैम, ये लोग भी सभी सामने आए हैं। और पोर्टल जो है देखिए वो कोई जॉब को गारंटी नहीं करता है, लेकिन हाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कनेक्ट करने का काम इस पोर्टल के द्वारा किया जाता है। मतलब अगर एम्प्लॉयर को सूटेबल लगता है तो वो एम्प्लॉय को हायर कर सकता है। इज देयर एनी गारंटी ऑफ द जॉब? द आंसर इज नो। कोई गारंटी नहीं है जॉब की, बट हाँ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी जा रही है, एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करी जा रही है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। चलिए बी यहां पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सीक्रेट पोर्टल से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट डिजाइन टू विजिट द जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड। तो कौन सा ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट है जो कि यहाँ पर जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड को विजिट करने के लिए बनाया गया है? ओसिरिस रेक्स है, हायाबुसा, लूसी, या बेपी कोलंबो। रिसेंटली पहला स्पेसक्राफ्ट जो है जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड को यहाँ पे स्टडी करने के लिए भेजा गया, जिसका नाम है लूसी। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूसी इज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट डिजाइन टू विजिट एंड ऑब्जर्व द ट्रोजन एस्ट्रॉइड इन इट्स 12 ईयर मिशन। जो 12 साल का मिशन है ये हेल्प करेगा साइंटिस्ट को स्टडी करने में, अंडरस्टैंड करने में हमारे सोलर सिस्टम को, कि आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये किस तरीके से बनाया गया। ट्रोजन एस्ट्रॉइड जो है ये ऑर्बिट करता है सन को अलग अलग तरीके से, और इसी को ही यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ट्रोजन एस्ट्रॉइड को लेकर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर है, पूछा गया हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये ट्रैवल करती है एट अ स्पीड ऑफ एटलीस्ट 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। 5 मैक तक इसकी स्पीड होती है, हो सकता है। लाइक बैलिस्टिक मिसाइल दे फॉलो अ ट्रेजेक्ट्री इनटू एटमॉस्फेयर टू डिलीवर वॉरहेड्स। तो ये क्या करती है, बेसिकली एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है ताकि वॉरहेड्स को डिलीवर किया जा सके एटमॉस्फेयर के अंदर और अपने टारगेट को अटैक किया जा सके। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। नॉर्थ कोरिया ने अभी क्लेम किया था कि उसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम है वासोंग। वासोंग 8। इसको नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि उसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया, विच इज
हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक डिफाइन करी जाती है कि इसकी जो स्पीड रहती है 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड रहती है, तो मतलब मैक 5 की स्पीड रहती है, एंड यस एटमॉस्फेयर के अंदर ये वॉरहेड को डिलीवर कर सकता है और एक अपनी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो तो इसकी एक एडवांटेज है, लेकिन मिड फ्लाइट मिड एयर जो ये मैन्यूवर मतलब अपनी ट्रेजेक्टरी के अंदर जो भी चेंजेस करने होते हैं वो भी ये यहाँ पर कर सकता है, अपने टारगेट को इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो इसका फ्लाइट टाइम है उसको कट डाउन कर सकता है, और रिस्पॉन्ड करने में जो इसको टाइम लगेगा वो दूसरी जो मिसाइल्स हैं उसके कंपैरिजन में कम लगेगा। दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर यहाँ पर सी हो जाता है। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि पीएम पोषण को लेकर है। पूछा गया पीएम पोषण को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है 100% फंडिंग टू द स्कीम। इसके अंदर 100% फंडिंग जो है यूनियन गवर्नमेंट, मतलब कहा जा रहा है कि आपकी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसके अंतर्गत आता है। सोशल ऑडिट ऑफ द स्कीम इज मेड मैंडेटरी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। जो सोशल ऑडिट है उसको भी यहाँ पर मैंडेटरी बना दिया गया है। सोचिए इसके बारे में। यूनियन कैबिनेट रीनेम द एग्जिस्टिंग जो मिड डे मील स्कीम थी एज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, और यहाँ पर कुछ चेंजेस भी करे गए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पीएम पोषण जो है उसे रीवैम्प वर्जन कहा जाता है एमडीएम स्कीम का, एंड द मील्स विल नाउ बी एक्सटेंडेड टू स्टूडेंट जो कि प्री प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग या जो बच्चे बाल वाटिकास में गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पर भी स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। इसे एक 5 साल की स्कीम के तौर पर लेकर आया गया था, और कंट्रीब्यूशन जो है सेंटर स्टेट दोनों के द्वारा दिया जाता है। 2021 से 25-26 तक इसको लॉन्च किया गया। तो 100% फंडिंग जो है ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बट हाँ यहाँ पे जो सोशल ऑडिट है उसका प्रावधान रखा गया है। पहली वाली जो स्कीम थी दैट फोकस सोलली ऑन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन मील्स, कि उसके अंदर खाना जो होगा वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। पीएम पोषण जो है वो मॉनिटर करेगी कि खाना तो न्यूट्रिशियस होना ही चाहिए यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चों का न्यूट्रिशियस लेवल है वो भी फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ये भी देखा जाएगा। जो सोशल ऑडिट है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, और इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है एनएफआरए के बारे में है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी एनएफआरए को लेकर ठीक है। इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के एक्ट के हिसाब से इसे लेकर आया गया था। इट इंश्योर्स दैट द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट है वो किसको जाना चाहिए, कस्टमर को जाना चाहिए। सोचिए एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इट बेसिकली sought public comments whether micro, small and medium companies जो है that should be exempted from mandatory statutory audit। तो लोगों से पूछा गया, पब्लिक के कमेंट्स मंगवाए गए कि जो एमएसएमईज जो है और रादर एमएसएमसीज जो है, जो आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज जो है उनको क्या एक स्टैट्यूटरी ऑडिट जो कराना पड़ता है वो मैंडेटरी रखना चाहिए या फिर एग्जाम्पशन देनी चाहिए। इस चीज को लेकर बात हुई थी। एनएफआरए की बात करी जाए, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर है जो कि ओवरसी करता है ऑडिटिंग प्रोफेशन को और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। ये चीज ध्यान रखिएगा। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 132 कंपनीज एक्ट के अंदर इसे बनाया गया है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, और वैसे भी अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक इनकम टैक्स का या फिर जीएसटी का थोड़ा सा आइडिया है तो आपको समझ में आएगा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है इसका फायदा जो है ये किसको मिलता है। तो एनएफआरए डज नॉट हैव पावर टू इंश्योर द इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है क्या वो कस्टमर को जाएगा या वो कंपनीज तक रहेगा, इसका पूरा जो डिसीजन है वो एनएफआरए के हाथ में है ही नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। जो ये एनएफआरए है इट फंक्शंस मेनली बेसिकली जो रिलेट करते हैं जीएसटी से रिलेट करते हैं यहाँ पर, और दिस फंक्शंस इज मेनली जो अभी हमने यहाँ पर कि बेनिफिट किसको जाना चाहिए, क्या वो पर्टिकुलर बेनिफिट कस्टमर को जाना चाहिए किसी और को जाना चाहिए, दैट इज डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल। तो जो आपकी जीएसटी काउंसिल बीच बीच में मीटिंग करती है, क्वार्टरली मीटिंग करती है, उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि बेनिफिट जो है कंपनी को बिजनेस को जाना चाहिए या कस्टमर को जाना चाहिए। दैट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ एनएफआरए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था ये भी डिस्कस हमने कर लिया है। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए, जो हमारा 200 डेज की सीरीज है दिस इज अवेलेबल एज अ क्रैश कोर्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपको डे वाइज तैयारी कराने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। नाउ 50% डिस्काउंट जो है वो भी चल रहा है, फेस्ट 50 आप यूज कर सकते हैं कोड। और सिमिलरली 200 डेज की सीरीज को या फिर मिशन यूपीएससी 2022 जो भी आपको पसंद हो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिफरेंस यही है कि जो 200 डेज की सीरीज है वो आपका क्रैश कोर्स है, वो जल्दी आपका कंप्लीट होगा, और जो बिल्कुल भी जिन स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं है यूपीएससी के बारे में दे कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022 क्योंकि वहां पर बिल्कुल बेस से
आपको जो चीज़ें वो बताई गई है, यू कैन यूज द फेस्ट 50 कोड, जिससे आपको स्ट्रेट अवे 50% डिस्काउंट जो है वो भी मिल जाएगा। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि डिजी सक्षम प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है कि ये किससे रिलेट करता है। क्या ये कोविड वैक्सीनेशन मैनेजमेंट से रिलेट करता है, एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेट करता है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से रिलेट करता है, या फिर किसी और ही चीज से रिलेट करता है? बताएं। डिजी सक्षम प्रोग्राम, देखिए सक्षम से कुछ कुछ आइडिया में मिल रहा है कि यहाँ पे स्किल की बात करी जा रही है, कैपेसिटी की बात करी जा रही है। मींस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने डिजी सक्षम को लॉन्च किया है। एक डिजिटल स्किल प्रोग्राम है ताकि एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो यूथ के अंदर लेकर आई जा सके, डिजिटल स्किल्स को लेकर। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा हमारा चल रहा है अभी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा के अंदर यहाँ पर यूथ को उनके साथ चलाया जाए। ठीक है, इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव विद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑनगोइंग प्रोग्राम जो है वो भी इसमें सपोर्ट कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है, क्योंकि ट्रेनिंग देंगे तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो लोग हैं उनको मिल पाएगी। बेसिक स्किल्स दिए जा रहे हैं, कंप्यूटर नॉलेज दी जा रही है, और 3 लाख से ज्यादा यूथ जो है उनको यहाँ पर पहले ही साल जो है एम्प्लॉयबिलिटी के जो उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, जॉब सीकर्स को प्रायोरिटीज के अंदर दी जाती है, सेमी अर्बन एरिया से आने वाले लोगों को। तो ये जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खासतौर पे आपने देखा कि कोविड 19 के बाद काफी सारे लोगों की जो जॉब थी वो चली गई, और उसके बाद यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट की भी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे शिक्षित किया जाए। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि पूछ रहा है द एनुअल लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट इज पब्लिश बाय। अभी ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, किसके द्वारा पब्लिश करी गई है? एमनेस्टी के द्वारा करी गई है क्या? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा? एलडीसी रिपोर्ट 2021 जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की रिपोर्ट है, इसने सजेस्ट किया है कि जो एलडीसीज है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे नीड सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि रिकवर करना काफी मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए कोविड 19 के बाद खास तौर पे। एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है यूएनसीटीएडी के द्वारा, और उन्होंने भी एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर जो है वो यहाँ पर रखा है, सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस किया है यहाँ पर, जो दुनिया की सबसे इम्पावरिश्ड कंट्रीज है, सबसे जो पॉवर्टी ड्रिवन या पुअर कंट्रीज है। इट इज इंटेंडेड फॉर अ ब्रॉड रीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट्स। ना यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे कि कैसे एलडीसी जो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं उसको यहाँ पर मैन्यूवर किया जा सकता है उसके अंदर, ताकि जो एलडीसीज हैं वो कोविड 19 का जो एडवर्स इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ा है उनसे बाहर निकल कर आ सके। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिपोर्ट ऑन बेस्ट प्रैक्टिस इन परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये जो रिपोर्ट लाई गई है इसको लेकर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट के नाम दिया है, इसको अंडरलाइन करिएगा। इट इज द मेडन परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अंडरटेकन अक्रॉस द कंट्री। अपने आप में अकेली ऐसी रिपोर्ट है जो कि इस तरीके से हॉस्पिटल्स के ऊपर काम करती है। इसे नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया है और कोलैबोरेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। यहाँ पर जल्दी से बताएं, क्या नीति आयोग के द्वारा रिलीज करी गई है, किसके द्वारा रिलीज करी गई है? तो यहाँ पे अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर रिपोर्ट का रिलीज किया गया है ये एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, नीति आयोग के द्वारा लेकर आई गई है, और जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्ट इज एन आउटकम ऑफ नीति आयोग का जो कोलैबोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ, और इसमें WHO इंडिया जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडियन आर्म है वो भी इसके अंदर शामिल था। ठीक है, रिपोर्ट बताती है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है वो कंट्री के अंदर करी गई है। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं, नंबर ऑफ बेड्स किस जगह पर कितने हैं, पर हॉस्पिटल कितने हैं, पर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, वो भी इसके अंदर बताया गया था, जो मैंने यहाँ पे आपको एक इन्फोग्राफिक के थ्रू दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू केमिकल यूज्ड इन फायर क्रैकर। इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि कुछ दिन पहले दिल्ली ने भी कहा था कि दिवाली के अंदर फायर क्रैकर को ऑलरेडी बैन कर दिया गया है। बेरियम इज यूज्ड वाइडली इन फायर क्रैकर एज एन ऑक्सीडाइजर एंड टू एमिट अ ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट के लिए बेरियम को यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजर के तौर पे। सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है लिथियम, फायर क्रैकर्स के अंदर लिथियम का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी करी, यहाँ पे एक इंक्वायरी को देखते हुए कहा बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि फायर क्रैकर इंडस्ट्री के अंदर करी गई थी, कि काफी ज्यादा वायलेशन देखा जा रहा है। जो रूल्स हम बनाते हैं कि क्या फायर क्रैकर्स के अंदर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उन रूल्स का उल्लंघन किया जाता है जब भी इस तरीके के फायर क्रैकर्स को बनाए जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर फायर क्रैकर्स बनाए जा रहे हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सेल किया जा सके, लेकिन एनवायरमेंट के ऊपर और लोगों के ऊपर कितना एडवर्स इंपैक्ट वो डालते हैं उसको लेकर ध्यान नहीं दिया जाता।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इन अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट केस जो 2018 में था, उन्होंने सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ फायर क्रैकर जो था दिल्ली और एनसीआर रीजन के अंदर बैन किया गया था, और यहाँ पर फायर क्रैकर्स का जो इस्तेमाल था उसे रेगुलेट किया गया था। बेरियम बेस्ड फायर क्रैकर जो होते हैं स्पेसिफिकली उनको तो बैन किया गया था इस जजमेंट के अंदर। जो बेरियम होते हैं फायर क्रैकर्स के अंदर ऑक्सीडाइजर का काम करते हैं, ग्रीन लाइट को निकालते हैं, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। यहाँ पर जो आपका पैसो है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, बताइएगा पैसो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नाउ पेसो टू रिव्यू द कंपोजिशन ऑफ क्रैकर्स एंड चेक देम फॉर द प्रेजेंस ऑफ बैंड केमिकल्स। तो यहाँ पे पेसो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि क्या जो भी फायर क्रैकर्स बन रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट या कंपोनेंट या फिर कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं डाला गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा बैन किया गया। 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लिथियम, एंटीमनी, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, लेड एंड फायर क्रैकर्स को भी के अंदर इसको बैन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट जो आपकी है वो ठीक हो जाती है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। द टर्म ग्राउंड लाइन सीन इन द न्यूज डील्स विद, जो ग्राउंड लाइन टर्म है ये किसके साथ रिलेट करती है? क्या फ्रैक्चर ग्लेशियर का एरिया जो है, एरिया ऑफ फ्रैक्चर ऑफ ग्लेशियर, उसको ग्राउंड लाइन कहा जाता है। डिफरेंस इन द हाइट ऑफ कोस्ट लाइन ड्यूरिंग हाई टाइड एंड लो टाइड को आप ग्राउंड लाइन कहते हैं। डेप्थ अप टू विच द फॉरेस्ट लैंड आर बर्न्ड ड्यूरिंग फॉरेस्ट फायर, उसको कहा जाता है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। ग्राउंड लाइन किसको कहा जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस तरीके के पूछे जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इट इज द एरिया ऑफ फ्रैक्चर ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, आजकल आप देख रहे हैं कि अंटार्कटिका के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चरिंग जो है वो हो रही है, और ये जो ग्लेशियर के पीसीज है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां से भी आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन जो है बनकर आ सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा इसका, आपका आंसर क्या होगा, ए। जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ पूरे लेक्चर को, और 2 मिनट के अंदर हम रिवाइज करेंगे। 2 मिनट की इन्वेस्टमेंट से आपका यहाँ पे 30% मोर मटेरियल रिटेंशन होने वाला है, और फिर हम क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो भी देखने वाले हैं। सीक्रेट पोर्टल किसको लेकर था, जल्दी से बताएं, कौन सा मंत्रालय इसे लेकर आया था? यहाँ पर सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर की आयु के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने की बात करी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा लेकर आया गया है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। फिर हमने जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड के बारे में देखा, कौन विजिट कर रहे हैं यहाँ पर, तो जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड लूसी जो है वो विजिट करेगा, ये हमने देखा था। सोलर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी जाएगी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, कैसे ये बना था। हाइपरसोनिक मिसाइल कौन लेकर आया, कौन सी कंट्री, जिसका नाम था वासोंग 8, उसके बारे में बताइएगा। स्पीड कितनी होती है और एटमॉस्फेयर के अंदर ये वॉरहेड्स को डिलीवर कर सकती है, तो नॉर्थ कोरिया न्यूज में था, और स्पीड थी इसकी मैक 5 के आसपास, जो हमने आज यहाँ पर डिस्कस करी थी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो पीएम पोषण के बारे में था, किसको रिवैम्प करके पीएम पोषण इसको नाम दिया गया है, फंडिंग कौन करता है ये भी बताइएगा। सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी सोशल ऑडिट जो है उसको मैंडेटरी किया गया है, एंड यहाँ पर जो 100% फंडिंग है इसमें स्टेट और सेंटर दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिड डे मील स्कीम को ध्यान रखिएगा। एनएफआरए के बारे में डिस्कशन किया था, किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, बेनिफिट जो है वो किसको दिया जाता है, तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर लेकर आया गया था, और ये बेनिफिट डिसाइड करने का काम जो होता है वो आपकी किसका होता है बताएं, जीएसटी काउंसिल का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद डिस्कशन हुआ था 200 डेज की सीरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट आपका चल रहा है। अगर डे वाइज तरीके से आप एक शेड्यूल्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पर जो लेक्चर्स है वो मिलते हैं, एमसीक्यूज के जो लेक्चर्स है वो मिलते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को भी यहाँ पर मिलता है। इसी तरीके से मिशन यूपीएससी 2022 जो है इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको जो 200 डेज में है वो सभी चीज़ें तो मिलती हैं, इसके अलावा भी जो एडिट मटेरियल रहता है वो भी अवेलेबल रहता है। बिल्कुल फाउंडेशन से आपकी तैयारी जो है वो शुरू कराई जाती है। डिजी सक्षम प्रोग्राम किससे रिलेट करता है, कोविड से लेकर है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, न्यूट्रिशन को लेकर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लेकर आया गया था। दिस इज कंसर्निंग यूथ को कंप्यूटर की नॉलेज देना, उनको मोर केपेबल बनाना ताकि जॉब वो खुद ही ढूंढ सके। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था एनुअल लीस्ट डेवलप कंट्रीज रिपोर्ट के द्वारा में, कौन लेकर आया इस रिपोर्ट को जल्दी से बताएगा, तो यूएनसीटीएडी, क्योंकि यहाँ पे एलडीसी जो है उनको कोविड का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। ठीक है, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेकर देखा था, रिपोर्ट किसके द्वारा लेकर आई गई है, तो इसमें बताया गया है कि पर हॉस्पिटल में बेड कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपैरिजन किया गया है। नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो इसको लेकर आए हैं, ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने केमिकल्स के बारे में देखा, बेरियम और लिथियम के बारे में। लिथियम को तो बैन किया ही हुआ है, बेरियम जो ऑक्सीडाइजर का काम करता है, ग्रीन लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको भी बैन किया हुआ है। लास्ट में हमने देखा एक पर्टिकुलर स्टैटिक क्वेश्चन जो कि ग्राउंड लाइन को लेकर था, क्या है ये, एरिया ऑफ फ्रैक्चर ऑफ ग्लेशियर को आप क्या कहते हैं, ग्राउंड लाइन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपसे पूछ लेता हूँ, लेट्स सी आपको याद है भी सही या आप इसको भूल चुके हैं। तो लास्ट टाइम जो हमारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वही मैं आपसे पूछूंगा, या फिर एक नया क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर लेट्स सी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल इंडस्ट्री अलायंस टू सपोर्ट लो कार्बन शिपिंग
एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये किसके फ्रेमवर्क के अंडर बनाई गई है? ठीक है, ग्लोबल इंडस्ट्री अलायंस एक लो कार्बन शिपिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये किसके अंडर बनाई गई है? ABCD 4 नाम आपके सामने, उतना इजी क्वेश्चन नहीं है, नन ऑफ द अबव पे भी खास ध्यान दीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा आंसर करेंगे उतना चीज़ें आपके जहन में अच्छे से बैठ जाएंगी और वो आपको दिक्कत नहीं आएगी रिकॉल करने में। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय। एक और चीज़, जो आपका सेकंड चैनल है, मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया था कि जैसे ही हमारा प्रीलिम्स जो है पास आएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा, तो सेकंड चैनल को हम एक्टिवेट करेंगे। सेकंड चैनल पे मैंने आपके मॉक टेस्ट डालने शुरू कर दिए, तो 2021 के जो स्टूडेंट है और 2022 के जो स्टूडेंट है वो इन मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। तो सेकंड चैनल के लिए नेटमॉक यूपीएससी देखिएगा, और आपको जो लोगो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर भी आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे, और एक बार हमारा प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद हम द हिंदू का एनालिसिस जो है वो भी इस पे शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट इज स्टिल अवेलेबल, 50-50 क्वेश्चन के जो नए मॉक टेस्ट हैं वो डाले जा रहे हैं इसके ऊपर, जो आपको फर्स्ट चैनल के ऊपर मिलते हैं। जिस चैनल पे आप ये कोई पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं वो वाले मॉक टेस्ट नहीं है, अलग मॉक टेस्ट है, तो आप जाके उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेटमॉक यूपीएससी सर्च करिएगा और सेकंड चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।